सो 650 ट्विंस को लॉन्च हुए अराउंड 4 साल हो चुके हैं और काफ़ी लोग इसको काफ़ी अच्छी जगह पे लेके जा चुके हैं एंड रॉयल एनफील्ड की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ये। तो ऐसे ही हमारे दोस्त है कामेश, जिनने ली थी 2021 में इंटरसेप्टर 650 और अराउंड 15,000 किलोमीटर चला चुके हैं वो। तो आइए जानते हैं उनसे उनका ओनरशिप रिव्यू, क्या प्रोज है, क्या कौन सा है। और ये रहे हमारे कामेश भाई। क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया तो भाई। सो काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम भी, अराउंड हो गए होंगे दिवाली के बाद से पहले से हाँ, दिवाली से पहले से। तो जानते हैं क्या इसमें अच्छा है और क्या बुरा है। सो कामेश भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कब ली थी, कितना टाइम हो चुका है एंड कितने की ली थी बाइक? तो बाइक को हो चुके हैं 1 साल 6 महीने। ओके। इसे मैंने लिया था जुलाई 2021 में। अच्छा। एंड उस टाइम पे भी उसके जस्ट अ वीक बिफोर पैसे बढ़े थे। हाँ। पहले जो थे 3,500 की आती थी, उस टाइम तो वो 3,1500 की हो चुकी थी ऑन रोड 315। और कहते हैं जब सारी एक्सेसरीज वगैरह लगा के बेसिकली तो 3,25 की मुझे पड़ी थी। अच्छा। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। और कुछ आपने वारंटी वगैरह कुछ इंक्रीज करवाई थी या नॉर्मल थी? इसका मैंने रोड साइड असिस्टेंट वो एक्सटेंड करा लिया था। अच्छा। वारंटी आई थिंक 2 साल 3 साल जितनी आती है। तो मतलब वो कितने का पड़ा आपको? 8,000 के आसपास पड़ा था वो। तो मतलब 325 प्लस 8,000, 3,15 प्लस 8,000। 315 प्लस 8,000। सो कामेश, जैसा आपने बताया कि 325 की आपको ये पड़ी थी एंड 1 साल हुआ आपको। उस टाइम पे KTM एडवेंचर 390 भी आई थिंक लॉन्च हो चुकी थी, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन था और आपको करनी टूरिंग थी, तो आप उस पर ना जाके इस पर क्यों गए थे? अगेन सेम रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक KTM एडवेंचर काफ़ी टैक्स हैवी बाइक है और इतना इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं चाहिए था। अच्छा। दूसरा उसका सिंगल सिलेंडर KTM से रिलेटेड जो इशू आते हैं वो उसमें भी थे, वाइब्रेशन उसमें भी थी। बट अगेन मेन पर्पज़ मेरा वही था कि मुझे ट्विन चाहिए थी, तो ट्विन की रिफाइनमेंट और KTM में फिर वो एडवेंचर में वो चीज़ नहीं थी। तो इसलिए मतलब टेस्ट ड्राइव मैंने दोनों बाइकों की ली थी अच्छे से, लेकिन जिसकी रिफाइनमेंट ज़्यादा अच्छी लगी, उसकी टॉर्क अच्छा लगा, उस हिसाब से फिर वो KTM एडवेंचर पे नहीं गया। इंटरसेप्टर इज सर्व्स माय पर्पस। ओके। सो कामेश, जैसे कि आपने टूरिंग के लिए बाइक ली है, तो अभी तक की आपकी बेस्ट राइड इस पे कौन सी रही है? बेस्ट राइड तो सारी राइड रही हैं, देखिए मैं तुम लोगों के साथ ही रहा था। तो लॉन्गेस्ट बोलेंगे तो लॉन्गेस्ट कहते हैं अभी तक धारचूला की हुई है। तो वो डिस्टेंस पता नहीं जितना भी हो, आई थिंक 400-500 प्लस किलोमीटर्स था, लेकिन उसमें टाइम लगा था वेदर कंडीशंस की वजह से। तो मतलब बाइक पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे थे हाईवेज पे और पहाड़ों में हम गए थे, तो मतलब कैसा फील था आपका बाइक? हाँ, बाइक कंफर्टेबल है, पॉस्चर भी कंफर्टेबल है, थोड़ा एग्रेसिव बोलेंगे। बट रॉयल एनफील्ड ने जो बाइक दी है वो एक ब्लैंक कैनवस है, इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी कराओ। तो कुछ एक चीज़ें कराने के बाद ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल थी। अच्छा। तो मतलब जैसे कि आपने हैंडल बार रेस करवाया, लाइक नॉर्मल अगर हैंडल बार होता तो आई थिंक आपको दिक्कत होती। हाँ, इसका है, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं आगे आपको रहना पड़ता है, तो पॉस्चर थोड़ा लोड इस पे शोल्डर्स एंड आर्म्स पे स्ट्रेसफुल रहता है। ओके। लेकिन हैंडल बार राइजर्स के बाद कंफर्टेबल हो जाती है। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, टैंक रेंज? टैंक रेंज अराउंड 210 के आसपास पड़ता है। तो अगर फुल टैंक करा के चलें तो 210 किलोमीटर के बाद उसमें वो रिजर्व वाली लाइट ब्लिंक होने लगती है। मतलब टैंक 13 लीटर इसका? 13 लीटर 12 पॉइंट समथिंग। अच्छा। तो उतना ही लगभग भरता है। उसके बाद फिर 2.5 या 3 लीटर तो इसका रिजर्व है। अच्छा। इस तरीके से 10 ही आप यूटिलाइज कर पाते हो और उसके लाइक लाइट ब्लिंक होने लग जाता है। जब से मतलब मैंने सुना है, रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो इसके मतलब जो फ्यूल गेज है उसकी रीडिंग काफ़ी अलग अलग आती है, तो लाइक उसके अकॉर्डिंग चलते हैं या टैंक के अकॉर्डिंग चलते हैं? नहीं, अब तो वैसे चलाते वो फील आने लग जाता है। बाकी इसके रेंज पे मीटर पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन अराउंड 210 के बाद आप बेटर की रिफिल करा लो। उसके बाद उसे एक्सटेंड करना इस रोज़ वही है कि अनसर्टिनिटी से आप प्ले कर लो। उसके बाद फिर आप कभी बंद हो जाएगा, फिर वो इशू। तो कामेश भाई, जब आप बाइक ले रहे थे तो और कौन कौन सी बाइक कंसिडर कर रहे थे आप? इस सेगमेंट की है कुछ एक बाइकें, बट बेसिकली मेरा एक मेन पर्पस था कि बाइक जो भी लेनी है वो ट्विन सिलेंडर की लेनी है। अच्छा। उस टाइम पे फिर वो निंजा 650, उसके बाद फिर ट्रायम्फ की भी थी, ट्राइडेंट 660। अच्छा। लेकिन उन सब की कहते हैं प्राइसिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा जा रही थी। ऑलमोस्ट डबल है उसकी तो ऑलमोस्ट डबल है। तो उस चीज़ को कंसीडर करके और जब इतनी तारीफें सुन चुका था कि रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर बहुत ही रिफाइंड है, परफॉर्मेंस अच्छी है, टॉर्की इंजन है,
अच्छा भाई इसको शॉट देते कि बेटा शॉट, तो उस हिसाब से इंटरसेप्ट फाइनल करी। काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चर वगैरह भी लगा, टेस्ट ड्राइव वगैरह लिए, काफ़ी एंजॉय कर रहे हो फिर लेके। काफ़ी। तो बात करते हैं, पहले चलते हैं प्रोस पे। तो कामेश भाई स्टार्ट करिए, क्या बाइक में अच्छा है? तो आई थिंक जिसकी तारीफ सब लोगों ने करी है, तो पहले तो इंजन इसका इट इज़ अ जेम टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस चीज़ में रिफाइनमेंट सारी क्या कहते हैं, इन पर बोले तो जो दूसरे ब्रांड्स हैं उन पर उनकी भी 650 को इन रिफाइनमेंट में फेल करती है। अच्छा। तो और टॉर्की इंजन, तो इसको कर्व्स पे, बाइंडिंग रोड पे अगर आप चलाते हो तो इसकी डिफरेंट फीलिंग है। अच्छा। एंड और कौन प्रोस की बात करें, हाईवेज पे मतलब कैसा फील है? हाँ, तो इसका एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि जो इसका वेट है तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। तुम इसकी कहते हैं टॉप स्पीड तक भी पहुंच जाओगे तब भी ये स्टेबल फील होगी। अच्छा। और ये इसका लॉस भी है, फिर क्या कहते हैं ट्रैफिक में मैन्यूवर वगैरह करो, थोड़ी स्लो स्पीडिंग राइडिंग करते हो तो उस टाइम पे इसका वेट फील होगा, तो वो एक कॉन हो जाता है। तो कामेश अब बात करते हैं ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स कैसे बाइक के? बाइक के ब्रेक्स बोलूँगा एवरेज, मतलब एडुकेट परफॉर्मेंस है। बाइक इतनी हैवी है तो उस हिसाब से सिंगल रोटर दिया हुआ है आगे पे, पीछे वाला सिंगल रोटर डजंट मैटर ज़्यादा। अच्छा। लेकिन आगे का जो सिंगल रोटर है उसकी वजह से ब्रेक्स जो कहते हैं फेड बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा। और फिर इनकी कॉस्टिंग आई थिंक अराउंड 4K के आसपास आती है रिप्लेस कराने में, तो इनकी वो भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली ब्रेक पैड्स चेंज कराते हैं। तो लास्ट आपने कब चेंज करवाए थे? लास्ट क्या कहते हैं लास्ट सर्विस पे आई थिंक 10K किलोमीटर, तो 10,000 पे क्या कहते हैं ये ब्रेक पैड्स मुझे दोनों चेंज करवाते हैं। और ABS की परफॉर्मेंस? ABS की परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा। ऑफ रोडिंग वगैरह पे हमने बहुत यूज़ करी, जैसे रफ रोड्स पे पैचेस पे, और रोड पे अभी तक ऐसे कुछ फील ज़्यादा अभी तक मतलब इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं हुई है। अच्छा। अभी ज़्यादा कह नहीं सकते, बट हाँ परफॉर्मेंस इज़ गुड, रिलायबल ब्रेक्स हैं, स्टील ब्रेडेड लाइन्स हैं, तो फिर इसमें कोई स्पॉन्जीनेस नहीं आती। अच्छा। तो ये चीज़ अच्छी है। तो कामेश बात करते हैं सर्विस की। तो सर्विस कॉस्ट क्या पड़ी थी आपको एंड सर्विस इंटरवल क्या है? सर्विस इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। सर्विस इंटरवल इसका 5K पे कहते हैं रेगुलर चेकअप है, 10K पे मेजर सर्विस होती है, इसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है। कॉस्टिंग मेन सर्विस पे बताता हूँ, 10K वाले की याद है मुझे। तो आई थिंक अगर ब्रेक पैड चेंज नहीं होते तो अराउंड 4K के आसपास पे सर्विसिंग पड़ी थी, जिसमें इंजन ऑयल वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह सब ये सारी चीज़ें चेंज एंड क्लीन करते हैं। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रॉयल एनफील्ड के साथ? अभी तक बहुत अच्छा रहा। अच्छा। क्योंकि जो शोरूम है और जो वर्कशॉप है उनसे मतलब क्या बोले, बाइक लेते टाइम से अच्छे से रिलेशन थे। अच्छा। तो वो फील होता है सर्विसिंग में भी, तो प्रेफर्ड कस्टमर जैसे इस टाइप की चीज़ें। अच्छा। और इंटरसेप्टर की सर्विसिंग पे तो कोई इशू रहता नहीं है, क्योंकि उसका भी स्पेशली ख्याल रखते हैं। अच्छा। तो अगर कुछ भी इशू बताते हो तो वो सीरियसली एड्रेस भी करते हैं एंड रिजॉल्व भी करते हैं। तो मतलब लगता है कि हाँ आपने एक प्रीमियम प्रोडक्ट लिया हुआ है ये यस। तो कामेश ये तो बात होगी प्रोस की। तो अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। तो आपको क्या लगता है बाइक को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए? इसमें काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट्स का। तो रेट्रो के हिसाब से बोले तो रॉयल एनफील्ड ने सारी जगह पे हेलोजन बल्ब दिए हुए हैं, मतलब कि फ्रंट लाइट, हेड लाइट्स, साइड इंडिकेटर्स, टेल लाइट, इन सब में हेलोजन बल्ब डाल के दिए थे। दूसरे ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने रेट्रो बाइक लॉन्च करी हैं, तो उन सब में उन्होंने LEDs दी हैं, तो उसका एल्यूमिनेशन अच्छा रहता है। तो ये वन ऑफ द एरिया, मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। दूसरी चीज़ इसके मेजर बोलेंगे तो जो इसके टायर्स हैं, तो स्पोक रिम दी हुई है, बाइक आ सकती हैं और ऐसी भी स्पोक रिम आती है, इसका ट्यूबलेस टायर लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पोक रिम दी है। और मेजर इशू है कि इनके टायर ट्यूबलेस नहीं, तो फिर ट्यूब डाल के रखनी पड़ती है, और अगर कहीं पंचर हो जाए तो ये मेजर इशू आ जाता है एक तरीके से। ओके। तो आपने मतलब ट्यूबलेस करवा लिया आपको ये? हाँ, अब ट्यूबलेस करा लिए हैं। आई थिंक हमने देख सकते एक मॉड्स की वीडियो बना चुके हैं जिसमें, हाँ मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने सारी चीज़ें बताई हैं क्या क्या बाइक में मॉडिफिकेशंस हैं। तो आगे चलते हैं, और क्या क्या लगता है आपको इसमें? आई थिंक मेजर के बाद एक मेजर इशू आता है, थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के इशूज़ में है। अच्छा। जैसे तो एक क्या कहते हैं इशू मेरे को फेस हुआ था स्टार्टिंग में क्या कहते हैं इसका रिले का इशू था। तो जब भी स्टार्ट करते हैं सेल्फ स्टार्ट तो वो पिक नहीं करती थी। अच्छा। लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती थी भाई? स्टार्ट नहीं होती। अच्छा। तो उसे 2-3 बार ऑन एंड ऑफ करो तब जाके फिर वो रिले चार्ज होती थी या फिर क्या चीज़, उसके बाद फिर वो स्टार्टर रन करता था। तो मतलब ये वारंटी में चेंज हुआ था आपका? ये सारी चीज़ें वारंटी में।
उसके बाद फिर नेक्स्ट इशू इसमें आया था कि फॉल्स न्यूट्रल लाइट, वो अभी भी है कि अगर बारिश या किसी में मॉइस्चर में मतलब थोड़ा भीग जाए बाइक तो वहाँ पे फॉल्स न्यूट्रल आ जाता है, मतलब कि बाइक गियर में होगी इसलिए क्या कहते हैं वो न्यूट्रल शो करेगा। अच्छा। और उसके बाद एक इशू एक और आता है जिसमें आता है ये स्पार्क प्लग से रिलेटेड। अच्छा। कि यहाँ पे कहीं पे पानी चला जाता है हाँ, तो उसके बाद फिर एक सिलेंडर बड़े से बंद हो जाता है, इसके अंदर पानी चला जाता है। हाँ ओके। फिर वो आपको स्पार्क प्लग निकाल के क्लीन करें, तो इसको भी फिर वारंटी में इसके कैप्स चेंज हुए थे, अच्छा। तब से फिर इसमें इशू नहीं। ओके। बाकी तो वेट का जो इशू है अब वही सेम चीज़ है कि कॉन्स भी है वो प्रोस भी है, स्टेबिलिटी अच्छी रहती है लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी में इसका हैवी वेट क्या कहते हैं इशू करता है। तो इसी में इशू था कि इसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कामेश, लगता है हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, बाइक में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा लगा आपको अभी तक, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, एंड सजेस्ट करते हैं कि कोई बंदा लेना चाहे बाइक को तो ले या ना ले। बिल्कुल। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। तो जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी बाइक उस हिसाब से परफॉर्म करती है, उस हिसाब से रिफाइनमेंट है एंड टूरिंग पर्पस भी अच्छे से सर्व करती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस में वेरी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट थिंग, रिकमेंडेड और नॉट, तो जिस टाइम से ये लॉन्च हुई है और अब तक में जितने भी प्राइस इंक्रीमेंट भी हुए हैं उसके बाद भी स्टिल इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी। अच्छा। तो अगर किसी का बजट 4 लाख तक का है और वो रिफाइनमेंट एंड ट्विंसलेट अगर टॉप वगैरह चाहता है तो इसे कंसीडर कर सकता है। तो कामेश, थैंक यू सो मच बाइक का रिव्यू देने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। तो मिलते हैं दोबारा से राइड पे। तो ये था कामेश ने बताया इंटरसेप्टर कैसी है, 15,000 किलोमीटर चला चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी बाइक का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी नीचे, तो वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को डीएम करिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मैं और मेरे दोस्त आपके पास आएंगे और वीडियो बनाएंगे और अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू।